अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? आज से हम लोग शुरू करते हैं ग्रामर के तमाम टॉपिक्स के रिवीजन का फर्स्ट पार्ट 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए खास तौर से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 4 बेसिक टॉपिक्स हैं, उनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखे थे, प्रीवियस वीडियो नहीं देखे थे, तो पहले उस छोटी सी वीडियो को देखकर वो 4 बेसिक टॉपिक्स बहुत अच्छी तरीके से समझ लें, फिर उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। आज की पहली टॉपिक है टेंस। टेंसेस के बारे में कुछ चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर बेसिक तरीके से पढ़ लिए थे कि टोटल 12 टेंसेस होते हैं। हर एक टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है और कौन सा मेन फॉर्म ऑफ वर्ब आता है और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म कौन से टेंस में आता है, इसकी तफसील हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर देखी थी। टेंसेस के क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन वापस से देख लेते हैं। ये चंद पॉइंट्स को भी हम लोग अगर अपने जहनों में रखेंगे तो टेंस को समझना, टेंस को आइडेंटिफाई करना और टेंस को चेंज करना काफ़ी आसान हो जाएगा। हर एक टेंस के अंदर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर रहता है। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो या तो प्रेजेंट सिंपल होगा या तो पास्ट सिंपल होगा। उसके मेन वर्ब को देखकर पता करेंगे, अगर वो V2 है यानी पास्ट फॉर्म है तो वो पास्ट सिंपल होगा, अगर V1 यानी प्रेजेंट फॉर्म है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल होगा, प्रेजेंट सिंपल। अब दूसरी चीज, ये जो हैज हैव हैड है, इसको बिल्कुल याद रखिए। हैज हैव हैड सिर्फ परफेक्ट टेंसेस में आते हैं और कहीं पे भी नहीं आते हैं। कंटिन्यूस टेंस के अंदर हमेशा V4 यानी ING वाला वर्ब आता है। फ्यूचर टेंस के अंदर विल और शाल ये जरूर आता है, इनके बगैर फ्यूचर टेंस नहीं होता। ये 4 बातों को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखिए। अब इसके बाद हम लोग टेंसेस से रिलेटेड अब तक के गुज़िश्ता 5 साल में जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन सबको रिवाइज करते हैं और सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह। सो दीज आर द क्वेश्चंस। स्मिता फेल्ट अलोन, इसमें वर्ब क्या है? फेल्ट। कौन सा फॉर्म है? V2 है। इसका V1 क्या रहता है? फील V1 रहता है। कोई हेल्पिंग वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये कौन सा टेंस हो सकता है? V2 है, मेन वर्ब V2 है, दैट इज व्हाई इट विल बी पास्ट सिंपल। अब इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस कैसे बनाते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस के अंदर V4 आता है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर एम, इज, आर, ये तीनों में से कोई एक चीज आती है। अब स्मिता सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इज आएगा। स्मिता इज फीलिंग अलोन। स्टीफन हॉकिंग ब्लैंक कंटिन्यूड टू राइट एट अ प्रोलिफिक रेट। अब यहाँ पर हैज और हैव में से कोई एक चीज सिलेक्ट करना है, तो हैज और हैव में जहाँ पे भी कंफ्यूजन रहे तो एक ट्रिक मैंने ये बताई थी कि जो सिंगुलर है, जैसे स्टीफन हॉकिंग इज सिंगुलर एंड सिंगुलर स्टार्ट्स विद एस, जिसके अंदर ये दोनों में से जिसके अंदर एस है दैट इज हैज, दिस विल बी यूज्ड फॉर सिंगुलर। So what will come here? Stephen Hawking has continued to write at a prolific rate. Life hits you in the head. कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। मेन वर्ब क्या है? हिट्स। प्रेजेंट फॉर्म में है, दैट इज व्हाई इट विल बी प्रेजेंट सिंपल। अब इसको करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर V4 आता है और प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर एम इज आर में से कोई एक चीज आती है। ये लाइफ सिंगुलर है, इसलिए लाइफ के साथ इज लगेगा। लाइफ इज हिटिंग यू इन द हेड। नेक्स्ट, शी एट द कैवियर, यहाँ पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो प्रेजेंट सिंपल होगा या तो पास्ट सिंपल होगा। और ये ईट का V2 है, एट, दैट इज व्हाई इट विल बी पास्ट सिंपल। और इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस अगर बनाएंगे तो कंटिन्यूस में जैसा कि V4 आता है और प्रेजेंट के लिए एम इज आर में एम इज आर आते हैं और शी सिंगुलर है, इसलिए शी इज ईटिंग द कैवियर हो जाएगा। नेक्स्ट, आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। अब इसको आइडेंटिफाई करना है। ये वर्किंग V4 है, इसलिए एक तो चीज कंफर्म हो गई कि ये कंटिन्यूस है। अब कौन सा कंटिन्यूस है? हैड किस में आता है? सिर्फ परफेक्ट टेंसेस के अंदर आता है और हैड सिर्फ पास्ट परफेक्ट में आता है, दैट इज व्हाई इट विल बी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, दिस इज द आंसर। एंड इसको प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है, कंटिन्यूस नहीं बनाना है। जब कंटिन्यूस नहीं बनाएंगे तो ये जो V4 है वो चेंज हो जाएगा।
आई हैव, और जब हैव आ जाता है, हैज हैव हैड, तो इनके साथ V3 आता है। तो आई हैव वर्क, दिस इज V3। अब ये वर्क की स्पेलिंग V2 है कि V3 है? V2 बिल्कुल नहीं है, ये V3 है, क्योंकि V3 हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं आता है। आई हैव वर्क फॉर अनिल, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट, द डॉल्फिन विल गिव मी ऑल आई नीड, दिस इज विल हियर। विल किस में आता है? विल प्लस V1, इट कम्स ओनली इन फ्यूचर सिंपल, दैट इज व्हाई इट इज फ्यूचर सिंपल। अब इसको करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट के अंदर क्या चीज आती है? हैज। प्रेजेंट परफेक्ट हैज हो गया, हैज या तो हैव, और कंटिन्यूस के अंदर V4 आता है। डॉल्फिन सिंगुलर है, इसलिए डॉल्फिन के साथ हैज आएगा या हैव आएगा? हैज आएगा। डॉल्फिन हैज बीन गिविंग, दिस इज V4, गिविंग मी ऑल आई नीड। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से देखिए। क्वेश्चंस एक दफा देख लेने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की एक लिंक मिलेगी, जिसके जरिए से हम लोग पर्सनल सारी चीजों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई स्टार्टेड अ कंपनी, ये स्टार्टेड, this is V2 and no other helping verb is there in the sentence, so what tense it will be? It will be past simple. I started a company, past simple। अब इसको करना है फ्यूचर कंटिन्यूस। कंटिन्यूस के अंदर V4 आ गया, फ्यूचर के अंदर will आ गया, and will be plus V4 is the formula, so the sentence will be I will be starting a company। He worked for the Red Cross, work is V2, that is why the sentence is past simple and we have to make past perfect। तो पास्ट परफेक्ट के अंदर सिर्फ हैड आता है और कंटिन्यूस के अंदर V4 आता है। सो द आंसर विल बी ही हैड बीन वर्किंग फॉर द रेड क्रॉस। नेक्स्ट, आई विल सेंड हर टू शिनॉन, फ्यूचर कंटिन्यूस आई विल बी सेंडिंग हर। नेक्स्ट सेंटेंस, आइडेंटिफाई द वर्ब एंड स्टेट इट्स टेंस। अब ये सेंटेंस कैसा है? कंपाउंड सेंटेंस है, यानी कि यहाँ पे दो सेंटेंस, दो क्लॉज है। अनिल गेव इट टू अ डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, दो क्लॉज हो गए, दोनों के अंदर वर्ब है, तो हम लोग दोनों को यहाँ पर लिखेंगे और दोनों वर्ब्स का टेंस बताएंगे। अनिल गेव इट टू अ डॉग, दिस इज V2, दैट इज व्हाई दिस इज पास्ट सिंपल। एंड टोल्ड इज आल्सो V2, दैट इज व्हाई द कंप्लीट सेंटेंस इज पास्ट सिंपल। अगर यहाँ पे ये कुछ और होता, V4 होता एंड वाज टेलिंग मी, तो ये पास्ट कंटिन्यूस हो जाता। I live, this is V2, no other helping verb is there, that is why it is past simple। Her eyes were shining, were plus shining, that comes in past continuous, that is why the sentence will be past continuous। And the next part, her face had lost, तो had किस में आता है? परफेक्ट में आता है। V4 नहीं है यहाँ पे, had किस में, कौन से परफेक्ट में आता है? पास्ट परफेक्ट में, तो हमको ये भी लिखना पड़ेगा had lost, and the answer for this clause will be past perfect। Choose the sentence in perfect tense, past perfect tense। past perfect के अंदर क्या आता है? had plus V3। अब ये सारे सेंटेंस में से किस में है had? एक ही में है had। The ants had organized themselves around the flies, so this will be the correct answer। And this is the last question for the tense। Hawking has kept, has से क्या पता चल रहा है किसमें है? has present perfect में है। Hawking has kept his symptoms to himself, इसको करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट के लिए, पास्ट परफेक्ट के लिए हैड हो गया, कंटिन्यूस के लिए V4 हो गया, दोनों के बीच में बीन, हैड बीन प्लस V4। हॉकिंग हैड बीन कीपिंग हिज सिम्पटम्स टू हिमसेल्फ। सो दिस वाज द रिवीजन ऑफ टेंसेस। लेट्स गो अहेड। ये क्वेश्चंस है चेंज द वॉइस के। जैसे टेंसेस की स्टडीज के लिए हम लोगों ने टेंसेस का टेबल पढ़ा था, इसी तरीके से ये पैसिव वॉइस का टेबल है, इसको भी याद रखना है। और ये एज कंपेयर टू द टेबल ऑफ टेंसेस बहुत ज़्यादा आसान है। टेंसेस तो इसमें भी रहते हैं, लेकिन एक्टिव वॉइस जो हम लोगों ने ऊपर टेंसेस का टेबल पढ़ा था, वो एक्टिव वॉइस का टेबल था, और ये पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस के अंदर टोटल टेंसेस कितने थे? 12 टेंसेस थे। पैसिव वॉइस के अंदर सिर्फ 8 टेंसेस है, और इसको याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि एक्टिव वॉइस के अंदर V1, V2, V3, V4 सब के सब यूज हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि मेन वर्ब सिर्फ V3 ही यूज होता है, V3 के अलावा कुछ और यूज नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब के अंदर ही बहुत सिलेक्टेड चीजें हैं, जैसे एम इज आर, वॉज वर्ब, ये सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, एम इज आर, वॉज वर्ब। लेकिन चूंकि ये कंटिन्यूस है,
तो कंटिन्यूस क्या चीज लेता है, V4 लेता है, इसलिए यहाँ पर उसके तकाजे को पूरा करने के लिए हम लोगों ने बीइंग डाल दिए। एम इज आर प्लस बीइंग प्लस V3, यहाँ पे क्या था, एम इज आर प्लस V3 was verb plus V3, but in the continuous tenses it will be am is are plus being plus V3, was verb plus being plus V3। अब इसको परफेक्ट टेंस के अंदर ऊपर भी यानी एक्टिव वॉइस में भी हैज हैव हैड थे, सेम तरीके से यहाँ पर भी हैज हैव हैड रहेंगे, लेकिन उसके साथ में बीन लग जाएगा। हैज हैव के साथ, हैज हैव हैड के साथ बीन प्लस V3 हो जाएगा, तो परफेक्ट टेंस हो जाएगा। यहाँ पर पैसिव वॉइस में सिर्फ 8 टेंसेस हैं, तो कितने टेंस कम हो गए, 4 टेंसेस कम हो गए। कौन कौन से, एक तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, और दूसरी चीज ये जो परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस के बाद 3 टेंसेस और थे, परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो वो तीनों के तीनों टेंसेस पैसिव वॉइस के अंदर नहीं होते हैं। पैसिव वॉइस के बारे में चंद चीजें याद रख लीजिए। एक तो ये कि इसमें V3 के अलावा कोई दूसरा यूज नहीं होता है, कोई दूसरा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं होता है। दूसरी चीज ये कि एक्टिव वॉइस के अंदर 2 टेंसेस ऐसे थे, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, कि उनका पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बगैर किसी हेल्पिंग वर्ब के आता था। लेकिन ये पैसिव वॉइस ऐसा है कि इसका कोई भी टेंस या कोई भी टाइप ऑफ सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के बगैर बिल्कुल भी नहीं आता है। अब इस चीज को याद रखना पड़ेगा। ये चीज तो ऐसी है कि एक तो यहाँ पे समझा दी गई, लेकिन उसके साथ साथ याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखने का मतलब ये है कि जब सेंटेंस दिया जाए तो हम लोगों को 2 चीजें पता होनी चाहिए, कि एक तो जो टेंसेस के बारे में ऊपर पढ़े थे वो याद करके पहली चीज ये पता करना है कि जो गिवन क्वेश्चन है ये कौन से टेंस में है। दूसरी चीज ये याद रखनी है, सपोज प्रेजेंट सिंपल मिला वो सेंटेंस, तो दूसरी चीज अब ये याद रखनी है कि प्रेजेंट सिंपल में पैसिव वॉइस में क्या क्या चीजें आती है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सा मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। ये दूसरी चीज कि अगर सेंटेंस के अंदर, एक्टिव सेंटेंस के अंदर मॉडल्स का यूज हुआ है, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट और मस्ट, तो उसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा, तो उसका भी तरीका बिल्कुल आसान है। अगर विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट के साथ सिर्फ V1 लगा हुआ है तो इट विल बी एक्टिव वॉइस, और मॉडल्स के साथ पैसिव वॉइस में B प्लस V3 आता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं B प्लस V3, तो ये फॉर्मेट हर एक के साथ यहाँ तक रहता है। विल, वुड के साथ भी B प्लस V3, कैन, कुड के साथ भी विल प्लस V3, इस तरीके से एंडिंग तक। सपोज द स्कूल कैन गिव द नोट्स, द स्कूल कैन गिव द नोट्स, ये एक्टिव है, क्यों, क्योंकि इसके साथ V1 आया। अब इसको हम लोग पैसिव कैसे करेंगे, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को इस तरफ कर देंगे, द स्कूल को यहाँ कर देंगे, द नोट्स कैन बी गिवन, गिवन यहाँ पे गिवन क्यों हो गया, क्योंकि पैसिव वॉइस में सिर्फ V3 आता है, V3 के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं आती है। द स्कूल कैन गिव द नोट्स, इट विल बिकम द नोट्स कैन बी गिवन बाय द स्कूल। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कर देते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो वर्ब रहता है सेंटेंस में, जैसे ये ऑर्गेनाइज, तो ये ऑर्गेनाइज कर रहा कौन है, द एंड, और किसको कर रहे हैं, खुद को कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। लाइफ इज हिटिंग, व्हाट इज द वर्ब, हिटिंग इज द वर्ब, हिट कौन कर रहा है, लाइफ, किसको कर रहा है, आपको, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। राशिद टीचेस, ये वर्ब है, कौन पढ़ा रहा है, राशिद, दैट इज व्हाई दिस इज सब्जेक्ट, एंड क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश, सो दिस विल बी ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस जब हम लोग एक्टिव से पैसिव करते हैं तो उसका एक बेसिक रूल आप ये समझ लीजिए कि बीच में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या लगेगा, वो तो हम लोगों ने टेबल में देख लिए, लेकिन उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, और दूसरी चीज जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बाद में चली जाएगी बाय द एंड करके, बाय द एंड। अब देखते हैं क्वेश्चन। ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो पिछले 5 साल से बोर्ड्स में पूछे जा रहे हैं। अब इसको बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। इसमें देखो वर्ब क्या है, इनहैंस वर्ब है। इनहैंस कौन कर रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किसको कर रहा है,
द ओवरऑल कंफर्ट एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये पूरी की पूरी चीज को इनहेंस कर रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। टेंस कौन सा है? ये V1 है और कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। तो दिस इज प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल के पैसिव के अंदर क्या आता है? एम, इज, आर प्लस V3। और अभी हम लोगों ने देखा कि द ओवरऑल कंफर्ट यानी जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग सब्जेक्ट बना देंगे, यानी सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा। तो द आंसर विल बी द ओवरऑल कंफर्ट एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये पहले आ गया। अब ये दो चीजें हो गई, यानी प्लूरल हो गया। ये एक चीज है, ये दूसरी चीज है, दोनों मिलकर प्लूरल हो गए, इसलिए यहाँ पर आर आ गया। आर प्लस V3। इनहैंस, यहाँ पर तो V1 है लेकिन पैसिव वॉइस में सिर्फ V3 यूज होता है, दैट इज व्हाई इट विल बिकम इनहैंस। और ये यहाँ का जो सब्जेक्ट था वो बाय के साथ बाद में चला गया, बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो द आंसर विल बी द ओवरऑल कंफर्ट एंड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ आर इनहैंस्ड बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, next question. We saw, this is verb. V2, it means that it is past simple. V is subject, small bits of glass, this is object. तो ये पहले हो जाएगा, ये बाद में चला जाएगा, बाय बोल के बाद में चला जाएगा। और जब ये प्रोनाउन रहे ना, प्रोनाउन, तो इसको अगर आप यूज भी नहीं करेंगे तो भी कोई मार्क्स के डिडक्शन का कोई सवाल नहीं है, चल जाएगा। सपोज ये जो बाय अस है ना, बाय अस, इसको आप छोड़ दो, इसको छोड़ देना ही ज्यादा आसान है, इसको छोड़ दीजिए। अगर ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है तो इसको पैसिव वॉइस के अंदर रिपीट ही मत कीजिए। We saw small bits of glass peeping through the small cracks. So the answer will be small bits of glass. किसको देख रहे हैं? small bits of glass. So small bits, this is plural. Small bits of glass were seen because it is past simple. Small bits of glass were seen. और इसको बोलते हैं रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में जो भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज के अलावा जो भी चीज है उसको अपने हाल पर, अपनी जगह पर एज इट इज रहने दीजिए। पीपिंग थ्रू द स्मॉल क्रैक्स, और यहाँ पे बाय अस को निकाल दीजिए। आंसर विल बी ओनली स्मॉल बिट्स ऑफ ग्लास वर सीन पीपिंग थ्रू द स्मॉल क्रैक्स। नेक्स्ट, दिस एटीट्यूड ऑफ टेकिंग डिस्ट्रॉय, ये क्या है? वर्ब है। कौन सा वर्ब है? V1 है, इसलिए ये प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल के अंदर एम इज आर आता है। किस चीज को डिस्ट्रॉय किया गया? ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पहले चला जाएगा। फैमिली सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, इसलिए इज आया। फैमिली इज डिस्ट्रॉयड। और किसने डिस्ट्रॉय किया? यानी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो था वो बाय के साथ बाद में चला गया। बाय दिस एटीट्यूड ऑफ टेकिंग। यूनेस्को लॉन्च, पास्ट सिंपल है, इसको हम लोग यहाँ कर दिए, बाय को वहां कर दिए, बीच में वॉज ले आए। एन इंटरनेशनल कैंपेन वॉज लॉन्च बाय यूनेस्को, ये जो सब्जेक्ट था वो बाय के साथ लास्ट में चला गया। ऑल ग्रेट रिलीजन, देखो ये प्लूरल है। टीचर्स V1 है, यानी प्रेजेंट सिंपल है। किसको सिखाया? हम लोगों को, ये इसलिए ऑब्जेक्ट है, तो ये यहाँ आ गया। वी आर टॉट टू टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन बाय ऑल ग्रेट रिलीजन, जो सब्जेक्ट था ये बाद में चला गया, बाद में आ गया, यहाँ पे बाय के साथ यहाँ पे आ गया। इन 1934, देखो द मार्शल हैड लेड, ये कौन सा टेंस आ गया? पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट पैसिव के अंदर क्या रहता है? हैड बीन प्लस V3 रहता है। द मार्शल ये सब्जेक्ट हो गया। लेड किसको किया? स्क्वाड्रन, स्क्वाड्रन ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो द आंसर विल बी स्क्वाड्रन हैड बीन, हैड बीन। अब ये जो V3 था ये यहाँ पर भी V3 है। हैड बीन लेड बाय द मार्शल अगेंस्ट द जापानीज इन 1934। नेक्स्ट इज दिस डिस्प्ले ऑफ इनर स्ट्रेंथ टेस्ट, ये V2 है। V2 के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं। डॉक्टर कलाम वॉज डेबली टेस्ट बाय दिस डिस्प्ले ऑफ इनर स्ट्रेंथ। वी कैन डू इट, एक नया एग्जाम्पल आ गया। वी कैन, यहाँ पे मॉडल आया। वी हम लोग सब्जेक्ट है और किसको कर सकते हैं? इट को, तो इट कैन बी डन, कैन बी डन, इसका V3 हो गया। इट कैन बी डन बाय अस। गवर्नमेंट मस्ट मेक, अब ये मस्ट वापस से मॉडल आ गया। मस्ट मेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट। गवर्नमेंट को हम लोगों ने बाय गवर्नमेंट कर दिए, चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज को पहले ले आए। चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज
अब ये मस्ट आया, सेम मॉडल यूज होगा बी के साथ और प्लस V3। यहाँ पे V1 है मेक, उसका V3 हो जाएगा मस्ट बी मेड। द रीडर कैन रीड हिज वर्क, यहाँ पे कैन आया, द रीडर सब्जेक्ट है, ये बाय के साथ लास्ट में चला जाएगा। हिज वर्क ऑब्जेक्ट है, तो हिज वर्क यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया और कैन के साथ बी आ गया, और ये रीड इसका V3 हो गया। हिज वर्क कैन बी रेड बाय द रीडर अगेन एंड अगेन। लास्ट 3 क्वेश्चंस। डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ was nourished by multiple faiths। अब ये बाय मल्टीपल फेथ्स आया ना, इसका मतलब क्या हो गया, कौन सी वॉइस है, पैसिव वॉइस है, तो इसको हम लोग पहले कर देंगे। और यहाँ से was प्लस नरिश्ड है, was प्लस नरिश्ड, तो ये टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल। तो मल्टीपल फेथ्स पास्ट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ V2 आता है। मल्टीपल फेथ्स नरिश्ड डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ। एट 7 o'clock द कॉफी वॉज मेड। अब ये सेंटेंस तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, इसको मत छेड़ो, इसको रहने दो एज इट इज। द कॉफी वॉज मेड, ये अपना काम है। अब यहाँ पर क्या चीज बनाई गई, द कॉफी वॉज मेड। अब यहाँ पे एक चीज मिसिंग थी, जैसे कि बाय, अगर यहाँ पे ऐसा रहता बाय हर तो आंसर आसान हो जाता, शी मेड कॉफी एट 7 o'clock। तो जब भी ये चीज नहीं रहेगी पैसिव वॉइस के अंदर, तो हम लोग दे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी सुटेबल चीज लगेगी सेंटेंस के लिहाज से उसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर समवन भी अगर लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, शी भी लिखेंगे तो भी मसला नहीं, दे भी लिखेंगे तो भी कोई हरज नहीं। दे मेड द कॉफी एट 7 o'clock। डोंट मेक एनी मिस्टेक, देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी हम लोग किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, इसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऑर्डर करना या कमांड करना या रिक्वेस्ट करना। तो जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना रहेगा, उसके अंदर हम लोग लेट का इस्तेमाल करेंगे, और लेट के साथ बी प्लस V3, यानी लेट प्लस बी प्लस V3 का इस्तेमाल करेंगे। लेट नो मिस्टेक बी मेड, जैसे अगर रहता है यहाँ पे क्लोज द विंडो, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, लेट द विंडो बी क्लोज्ड। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ सेंटेंस। सबसे पहला असर्टिव। असर्टिव में फिर 2 टाइप्स रहते हैं। असर्टिव का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस। तो जो सिंपल सेंटेंस होता है वो 2 टाइप का होता है, एक अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, और दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें नो या नॉट या नेवर आ जाए, ऐसे सेंटेंस को नेगेटिव बोलते हैं। तो पॉजिटिव किसको बोलेंगे, जिसमें नो नॉट नेवर ना रहे। यानी असर्टिव के 2 टाइप हो गए, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। दूसरा रहता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन होता है वो कभी भी 2 में से किसी एक चीज से स्टार्ट होगा, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या तो WH से स्टार्ट होगा। अगर वो WH से भी स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए भी जरूरी है कि WH के बाद हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाए, सिवाय एक सेंटेंस के। और वो सेंटेंस कौन सा रहेगा, इसको हम लोग जब क्वेश्चन फ्रेमिंग सीखेंगे तो उस वक्त मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। इंटरोगेटिव। नेक्स्ट इज इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब होता है ऑर्डर या कमांड या सजेशन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है सरप्राइज होकर कोई बात कही जाए जिसके आखिरी में पंक्चुएशन मार्क ये रहता है, जिसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से एक तो ये आता है कि पॉजिटिव सेंटेंस दिया रहेगा, उसको नेगेटिव बनाना रहेगा। और जब हम लोग अफर्मेटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से अफर्मेटिव करते हैं, उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज गुड, दिस इज गुड, ये क्वेश्चन आया, ये असर्टिव, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव बनाएंगे तो दिस इज बैड नहीं कहेंगे, बल्कि दिस इज नॉट बैड। तो इसका और इसका मीनिंग के अंदर कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका आंसर ऐसा होता है, जैसे दिस इज एन इजी टास्क तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। इस तरीके से इसका आंसर होगा कि दोनों सेंटेंस के मीनिंग के अंदर चेंजेस नहीं होना चाहिए।
Let's solve the questions. First question is I don't remember. So answer will be I fail to remember. Next is others declared that it was impossible. तो इसको क्या कर देंगे, इम्पॉसिबल को नॉट पॉसिबल कर देंगे, नॉट पॉसिबल. अदर्स डिक्लेयर्ड दैट इट वाज नॉट पॉसिबल टू डिसाइड बिफोरहैंड. अब यहाँ पर देखिए, इंटरोगेटिव से इंटरोगेटिव से असर्टिव यानी सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कहा गया. इसमें एक और चीज का ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस यानी गिवन क्वेश्चन अगर पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग उसका आंसर नेगेटिव बनाएंगे. अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो उसका आंसर पॉजिटिव रहेगा. सपोज अगर यहाँ पर हाउ इज इट पॉसिबल दिया हुआ है तो उसको हम लोग असर्टिव बनाएंगे. असर्टिव बनाने के लिए हाउ तो हट जाएगा, लेकिन उसके बाद इट इज इसको इंटरचेंज करेंगे. इट इज नॉट पॉसिबल करके फुल स्टॉप कर देंगे. इट इज नॉट पॉसिबल. द बुक वॉज नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड. तो नॉट ईजी का इसका मतलब क्या होता है, नॉट ईजी का मतलब होता है डिफिकल्ट. सो द आंसर विल बी द बुक वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली दोज हु न्यू हिम वेल कुड अंडरस्टैंड हिम. तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्टिंग में नन लगा दिए. यहाँ पे इसका मतलब था ओनली दो, सिर्फ वही. तो हम लोगों ने लिख दिए उन लोगों के अलावा कोई नहीं. नन बट दोज हु न्यू हिम वेल कुड अंडरस्टैंड हिम. ये नो, नॉट, नेवर जैसी कोई भी चीज अगर लग जाएगी, जैसे अगर सपोज नथिंग भी लग जाएगा तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा. नो, नॉट और नेवर से रिलेटेड कोई भी चीज अगर सेंटेंस में लग जाती है, चाहे शॉर्ट फॉर्म में लगे चाहे कंप्लीट फॉर्म में लगे, तो दैट विल बी नेगेटिव सेंटेंस. हर फादर वाज अ कीन रेसलर. अब इसको एक्सक्लेमेटरी बनाना है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने में सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है. एक बात तो ये कि अगर सेंटेंस का फोकस किसी नाउन पर रहे तो आंसर में व्हाट आ जाएगा, और अगर सेंटेंस का फोकस किसी वर्ब पर रहेगा तो आंसर में हाउ का हम लोग इस्तेमाल करेंगे. आंसर यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ का इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पर हर फादर इज अ नाउन, दैट इज व्हाट अ कीन रेसलर हर फादर वाज. यहाँ पे लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना भी जरूरी है. इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील. इट वॉज अ सिंपल मैटर. तो सिंपल का हम लोग अपोजिट क्या कर देंगे, इट वॉज नॉट अ डिफिकल्ट मैटर टू स्टील. सिंह वॉज द फर्स्ट एयर चीफ टू गिव हिज फ्लाइंग पोस्ट इन CS रैंक. नो अदर, यहाँ पे क्वेश्चन था रीराइट यूजिंग नो. तो नो अदर एयर चीफ बिफोर सिंह केप्ट हिज फ्लाइंग पोस्ट इन CS रैंक. आई कैन डू नो मोर. इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ. तो उसको हम लोगों ने अफर्मेटिव में इस नो को हटा दिए, तो उसका आंसर हो गया आई कैन डू ओनली दिस मच. हॉकिंग स्पोक अगेंस्ट द आइडिया. स्पोक अगेंस्ट द आइडिया. द क्वेश्चन वाज आस्क्ड रीराइट यूजिंग डिड नॉट. सो द आंसर विल बी हॉकिंग डिड नॉट सपोर्ट द आइडिया. यानी मकसद क्या है कि नो, नॉट, नेवर पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव भी हो जाए, साथ साथ में मीनिंग में भी कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए. और एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि टेंस में भी चेंज नहीं होना चाहिए. सिंपल, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे हॉकिंग वाज नॉट सपोर्टिंग तो ये टेंस चेंज हो गया, दैट विल आल्सो रॉन्ग. तो टेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए. सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव हो जाना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक है क्वेश्चन फ्रेमिंग. क्वेश्चन फ्रेमिंग के 3 टाइप्स होते हैं. सबसे पहली टाइप होती है क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है. इसमें सिर्फ 2 बातों का ख्याल रखना है. सबसे पहली चीज़ ये कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है. सपोज यहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब मिल गया वॉज. दूसरी चीज़ ये देखना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. सुनीता वॉज स्टडिंग साइंस, पॉजिटिव सेंटेंस है. अब जब सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो ये हेल्पिंग वर्ब को हम नेगेटिव बनाकर लास्ट में डाल देंगे. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप कॉमा लगाएंगे और वॉज को वॉजंट, और वॉजंट के बाद सुनीता, यानी यहाँ पे जो भी नाम रहेगा, जो भी नाउन रहेगा उसका प्रोनाउन हम लोग यूज़ करेंगे. जैसे वॉजंट शी, और क्वेश्चन मार्क ज़रूर डालेंगे. और ये टैग सेंटेंस से अलग नहीं है, इसलिए हम लोग ये जो पहला लेटर है इसको कैपिटल नहीं करेंगे. सुनीता वॉज स्टडिंग साइंस वॉजंट शी. अब अगर सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो उसका सब्स्टिट्यूट रहेगा डू, डज या डिड. डू, डज, डिड में से सिलेक्ट कैसे करेंगे, उसके वर्ब को देखेंगे.
अगर ये वर्ब सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म होगा तो हम लोग डिड यूज़ करेंगे। अगर प्रेजेंट फॉर्म होगा यानी V1 होगा तो डू डस में से कोई एक चीज़ सिलेक्ट करनी पड़ेगी, और वो सिलेक्शन कैसे करेंगे? सब्जेक्ट को देखकर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज यूज़ करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू यूज़ करेंगे। सेकेंड टाइप है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन टैग से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, उसमें भी वही दोनों चीज़ें हमको देखनी है कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है और सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब दोनों के अंदर फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो टैग हम लोग सेंटेंस के लास्ट में डाल रहे थे उस हेल्पिंग वर्ब को हम लोग शुरुआत के अंदर यूज़ करेंगे। सपोज सेंटेंस लिखा हुआ है दे आर नॉट प्लेइंग। अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब ये है आर। सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अगर नेगेटिव है तो हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे उसको पॉजिटिव कर देंगे, यानी इस नॉट को कैंसिल कर दिए। अब ये दे आर जो है इसके हेल्पिंग वर्ब को हम लोग सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे आर। अब चूंकि आर पहले हो गया, दे बाद में हो गया, इसलिए टी को स्मॉल कर देंगे। आर दे प्लेइंग, और ये आर यहाँ पे जा चुका है इसलिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी दे आर नॉट प्लेइंग का क्या बन जाएगा? आर दे प्लेइंग। शी इज़ नॉट ईटिंग का क्या बन जाएगा? इज़ शी ईटिंग। दे डिड नॉट नो द आंसर का क्या बन जाएगा? डिड दे नो द आंसर। तीसरा टाइप है WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन भी बिल्कुल इंटेरोगेटिव की तरह ही है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा था हेल्पिंग वर्ब से, WH क्वेश्चन भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वाला कोई एक वर्ड आ जाएगा, सुटेबल वर्ड आ जाएगा। WH के अंदर वॉट, वेयर, हुज, होम, विच, यानी जितनी भी चीज़ें WH वाले क्वेश्चंस की रहती हैं सब आ जाएंगी। उसके साथ साथ हाउ भी WH क्वेश्चन है, क्योंकि उस वर्ड में भी हाउ में भी W और H तो होता ही है। लेट्स सी द क्वेश्चंस। अनिल केप्ट वरीइंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम लोग वर्ब को देखेंगे। ये वर्ब V2 है, इसका सब्स्टिट्यूट रहेगा डिड, यानी हम लोग डिड के ज़रिए से क्वेश्चन टैग बनाएंगे। सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव कर देंगे डिडंट, और अनिल की जगह उसका प्रोनाउन यूज़ करेंगे डिडंट ही। हैरी ब्रिंग्स दैम विदाउट अ साउंड। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और वर्ब जो है वो V1 है, तो V1 का सब्स्टिट्यूट क्या होता है? डू या डज। हैरी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ का टैग जो बनेगा डजंट ही। नेक्स्ट, अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग बनेगा नेगेटिव, ये हमको हेल्पिंग वर्ब मिल गया, इसको हम लोग यहाँ पे लगा देंगे वॉजंट ही। वॉजंट ही। अनिल वॉजंट अनिल कभी नहीं लिखेंगे, वहाँ पे सिर्फ प्रोनाउन ही यूज़ होगा। और दूसरी बात ये भी कि जो वॉजंट है वो वॉज नॉट ही भी नहीं करना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना है। ही डजंट इवन नोटिस दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डजंट। नेगेटिव है, इसलिए हम लोग डज ही का क्वेश्चन टैग लगा देंगे। यहाँ पे ये जो फुल स्टॉप है इसको कॉमा कर देंगे और डज ही वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इट वॉज अ फेयरवेल मैसेज, तो हेल्पिंग वर्ब है वॉज, सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव बना देंगे वॉजंट इट। वॉजंट इट। दे शेयर्ड द सेम वैल्यूज इन लाइफ। दिस शेयर्ड इज V2, that is why we have to use did, and they, this is already a pronoun, so there will be no changes in it, so the answer will be didn't they. This question mark is also necessary. His mother sprang to his side. Sprang, this is V2, it is V2 of spring, so what will come? Didn't she. His mother, the pronoun for his mother will be she, so the answer will be didn't she. Hemingway's language is simple and pithy. ये हमको हेल्पिंग वर्ब मिल गया, सो द सेम थिंग विल बी यूज्ड देयर। इजंट इट। देखो यहाँ पे हेमिंगवे के लिए ही नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेमिंगवेज लैंग्वेज की बात चल रही है और लैंग्वेज एक नॉन ह्यूमन चीज़ है, दैट इज वाई वी विल यूज इट। इजंट इट। देयर वॉज क्लियरली नथिंग टू डू। वॉज देयर, सेंटेंस के अंदर हमको वॉज मिल गया और ये सेंटेंस नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि नथिंग आ गया इसमें, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा वॉज देयर। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, गिव इट टू मी क्विक। ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है।
तो जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस आएगा तो उसका क्वेश्चन टैग बनेगा वोंट यू। जैसे कि हम अगर किसी को कोई हुक्म देते हैं कि ला बुक सबमिट कर, नहीं करेगा, तो ये वोंट यू उसी की जगह पे यूज़ है। नेक्स्ट, यू विल हैव टू लुक एट अ टाइम, ये हमको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मिल गया। सेम हेल्पिंग वर्ब को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। वोंट यू, विल का शॉर्ट फॉर्म वोंट रहता है, याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, द ग्रैंड डिज़ाइन वॉज, हो गया, आंसर मिल गया, वॉजेंट इट। द ग्रैंड डिज़ाइन के लिए इट हो गया और वॉज को हम लोग नेगेटिव करके वॉजेंट इट। You see, I don't eat any luncheon. Luncheon means lunch. So I don't, ये do हमको यहाँ पे मिला और नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर इसका पॉजिटिव इस्तेमाल हो जाएगा do I just had to do it। अब यहाँ पर जब had है तो didn't क्यों आया? ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, ये जो had है ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसके अलावा कोई दूसरा वर्ब नहीं है, दूसरा कोई भी वर्ब मेन वर्ब नहीं है। अगर मेन वर्ब नहीं है तो ये क्या है? ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव को वर्ब के अंदर शुमार नहीं करेंगे सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस को चेंज करने के अंदर, क्योंकि इन्फिनेटिव्स का मतलब ही होता है कि वो किसी भी सूरत में चेंज होने वाले नहीं हैं। इसलिए आई जस्ट हैड, ये जो हैड है ये V2 है हैव का, और इसके अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और इसके V2 होने की वजह से हम लोग एज यूजुअल डिडंट आई का इस्तेमाल करेंगे। ये क्वेश्चन फ्रेमिंग की सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये बहुत ज़्यादा आसान है। सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इन दोनों की जगह को सिर्फ रिप्लेस कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। जैसे एकेडमिक ब्रिलियंस इज़, अब इसको इसके पहले ले आएंगे और ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। इज़ एकेडमिक ब्रिलियंस डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिलियंस ऑफ अ मिरर एंड दिस क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी, इट कैरीज मार्क्स ऑल्सो। शी हैड बीन, अब ये हैड हमको मिल गया, हैड बीन सेविंग, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको हम लोग शी से पहले कर देंगे, इसको नेगेटिव बना देंगे और शी के एस को स्मॉल कर देंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसके और भी क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ही इज़ रीडिंग नॉवेल, तो उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? इजंट ही रीडिंग अ नॉवेल? दे हैव कंप्लीटेड द बुक, haven't they completed the book? नेक्स्ट टाइप इज WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन में भी उसी चीज़ को फॉलो करना है कि WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन सिर्फ एक सूरत ऐसी है, एक कंडीशन ऐसी है जहाँ पर WH के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। उसी की एग्जाम्पल सबसे पहले है। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, फ्रेम अ WH टाइप क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज आंसर। एक सेंटेंस का एक पार्ट अंडरलाइन रहेगा, अब हमको ऐसा क्वेश्चन बनाना है कि वो अंडरलाइन पार्ट उसका आंसर आ जाए। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे उसका आंसर पहले सोच के देख लेना, ये क्या अंडरलाइन पार्ट इसका आंसर आ रहा है, और जब WH टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए कहा जाएगा तभी WH टाइप क्वेश्चन बनाएंगे। अगर सिर्फ इतना रहेगा कि मेक इट इंटरोगेटिव, तो यस नो वाला क्वेश्चन बनाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। मैनी लर्न पीपल केम टू द कॉन्सर्ट, तो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब कब नहीं रहेगा उसकी दो शर्त है। सबसे पहली शर्त यह है कि सेंटेंस या तो प्रेजेंट सिंपल रहे या तो पास्ट सिंपल रहे। दूसरी चीज़, अंडरलाइन पार्ट जो है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट रहना चाहिए, यानी अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ही अननोन हो जाएगा तो उसके क्वेश्चन में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर केम वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट कौन है? मैनी लर्नड पीपल। अब इसी को अंडरलाइन कर दिया गया है, यानी यही अननोन हो गया है, और सेंटेंस पास्ट सिंपल है, ये दोनों शर्त पूरी हो गई। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में WH के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। हु केम टू द कॉन्सर्ट, हु डिड कम टू द कॉन्सर्ट विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट, ऑल ग्रेट रिलीजन्स टीच अस टू टेक केयर ऑफ ईच अदर। टीच अस तक के बाद नोन है, इसके आगे की चीज़ अंडरलाइन है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट अननोन है, तो इसके लिए हम लोग व्हाट का यूज़ करेंगे। व्हाट डू ऑल ग्रेट रिलीजन्स टीच अस। यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, अगर हेल्पिंग वर्ब होता, सपोज अगर सेंटेंस ऐसा रहता ऑल ग्रेट रिलीजन्स आर टीचिंग अस, तो वो आर हम लोगों को मिल गया, तो उस आर का हम लोग सेंटेंस के अंदर यूज़ करते, व्हाट आर द ग्रेट रिलीजन्स टीचिंग अस। लेकिन यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो डू डज डिड में से कोई एक चीज़ सिलेक्ट करनी पड़ेगी।
टीच V1 है और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसलिए डू का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट डू ऑल ग्रेट रिलीजन्स टीच अस। अगर आप ये डू नहीं डालेंगे व्हाट ऑल ग्रेट रिलीजन्स टीच अस, सो द आंसर विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट, her hair reached her knee. Where did her hair reach? This reach is V2, that is why we have used did. The Magi were wise men. Who were the Magi? This now the helping verb is given, so we have to use the same helping verb here. Who were the Magi? लेकिन वो जो क्वेश्चन टैग और इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो एक रूल था कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन नेगेटिव में बनेगा, नेगेटिव है तो क्वेश्चन पॉजिटिव में बनेगा, वो रूल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। I took a new name every month. What did I take every month? What did I take every month? अब ये जो WH वाला क्वेश्चन है, अब जो WH वाला क्वेश्चन है उसमें एक बात याद रखनी है, उसकी एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा हुआ कि हमारे सामने आ गई। अगर क्वेश्चन में यानी गिवन सेंटेंस में I का इस्तेमाल है तो हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें उस I को U कर देंगे, और अगर U है गिवन सेंटेंस में U का यूज है तो हम लोग अपना जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें उस यू को आई कर देंगे। जैसे यहाँ पर था आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, तो उसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, व्हाट डिड यू टेक एवरी मंथ। नेक्स्ट, ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो ही वॉज का इंटरोगेटिव क्वेश्चन कैसा बनेगा, वॉज ही, पहले ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे और WH उसके पहले लग जाएगा, हु वॉज ही। नेक्स्ट, वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट। अब सबसे पहले ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसको तो हम लोग इससे रिप्लेस कर देंगे, आर कर देंगे यहाँ पर, आर वी कनेक्टेड। और फिर यहाँ पर एक पैटर्न पूछा गया है कि आप लोग कैसे कनेक्टेड हैं, तो कैसे के लिए कौन सा वर्ड आता है, हाउ आर वी कनेक्टेड, एंड देन क्वेश्चन मार्क। एट 7 o'clock द कॉफ़ी वॉज मेड। व्हेन वॉज द कॉफ़ी मेड, टाइम पूछा जा रहा है इसलिए व्हेन वॉज द कॉफ़ी मेड। ये चीज़ का ध्यान रखिए, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे सब्जेक्ट है द कॉफ़ी, वॉज हेल्पिंग वर्ब, अब क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो वॉज पहले आ जाएगा, द कॉफ़ी बाद में चली जाएगी। व्हेन वॉज द कॉफ़ी मेड। अगर हम लोग इसको ऐसा फ्रेम करेंगे, व्हेन द कॉफ़ी वॉज मेड, दैट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आना ज़रूरी है। नेक्स्ट, हीना कम्स इन डिफरेंट शेड। व्हाट कम्स, अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है नहीं, क्यों, क्योंकि ये चीज़ यानी जो सब्जेक्ट था वो ही अननोन हो गया और सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल है, तो वो रूल एप्लीकेबल यहाँ पे हो जाएगा कि जब प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल रहे और सब्जेक्ट अननोन हो जाए, यानी खास तौर से हु या व्हाट का इस्तेमाल करना पड़े ऐसे सिचुएशन में सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, सब्जेक्ट को पूछने के लिए, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। व्हाट कम्स इन डिफरेंट शेड्स। अमेरिकन्स प्लेस अ प्रीमियम ऑन वर्कर होराइजन। WH question, where do Americans place a premium? You get malaria fever when you eat contaminated food, so the answer will be when do I get malaria। अब देखो यहाँ पे you था तो उसको क्वेश्चन बनाने में हम लोग I कर देंगे, when do I get malaria fever। अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वेश्चंस के तीनों टाइप्स हो गए। अब चलते हैं दूसरी टॉपिक्स की तरफ। नेक्स्ट सेक्शन है बहुत आसान, वर्ड बिल्डिंग, यानी वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहली चीज़ है वर्ड चेन। वर्ड चेन का मतलब क्या होता है, वर्ड चेन 3 टाइप्स के रहते हैं। कभी एडजेक्टिव्स की वर्ड चेन बनानी होगी, कभी वर्ब की बनानी होगी, कभी नाउन की बनानी होगी। तो वर्ड चेन का मतलब क्या होता है, जैसे एक वर्ड हमको यहाँ पे दिया हुआ है बुक, ये बुक नाउन है, तो जब हम लोग न्यू वर्ड बनाएंगे तो वो न्यू वर्ड के से शुरू होना चाहिए। अब इसके बाद जब वापस से सेकंड वर्ड बनाएंगे तो सेकंड वर्ड भी इस प्रीवियस वर्ड के लास्ट लेटर से शुरू होना चाहिए। चारों वर्ड्स ऐसा रहेगा कि हर अगला वर्ड अपने पिछले वर्ड के लास्ट लेटर से शुरू होगा। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। वर्ड चेन ऑफ बुक, बुक इज नाउन, तो जो नेक्स्ट वर्ड रहेगा वो के से शुरू रहना चाहिए। सपोज काइट, नेक्स्ट एग, नेक्स्ट गोट एंड नेक्स्ट इज टाइगर। देखो हर अगला वर्ड पिछले वर्ड के लास्ट लेटर से शुरू होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रीटी, प्रीटी इज एडजेक्टिव। अब ये हमको आइडेंटिफाई नहीं करना रहेगा कि नाउन है कि एडजेक्टिव है, क्वेश्चन के अंदर दिया ही हुआ रहेगा कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ द गिवन एडजेक्टिव या गिवन नाउन या गिवन वर्ब।
तो प्रिटी ये एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, कौन सा एडजेक्टिव वाई से शुरू हो सकता है? सपोज यंग, नेक्स्ट ग्रेट, नेक्स्ट टॉल एंड द लास्ट इज लॉन्ग। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इज नाउन, सो एच से शुरू होना चाहिए। हॉर्स, ई फॉर ईगल, ई फॉर एलिफेंट एंड टी फॉर टाइगर। आस्क, आस्क इज वर्ब, सो के से क्या रहेगा? नो, डब्ल्यू से विन, एन से नॉड एंड डी से डांस। कॉल से एल से लाफ, एच से हायर, ई से ईट एंड टी से टाई। लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये लगता तो बहुत आसान है लेकिन कभी सोचते सोचते काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है। नेक्स्ट इज वर्ड रजिस्टर। वर्ड रजिस्टर यानी ये वर्ड चेन की तरह नहीं है, ये एक वर्ड दिया रहेगा, उसके आगे 4 बॉक्स दिए रहेंगे। अब यूनिवर्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रहेगी उन वर्ड से हमको ये सारे ब्लैंक्स फुल करने हैं। सपोज यूनिवर्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ रहती है? स्टार, सैटेलाइट, और यूनिवर्स से रिलेटेड और क्या चीज़ है? ग्रेविटी और प्लैनेट्स। तो ये सारी चीज़ें हो गई। हेरिटेज, हेरिटेज से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग लिखेंगे, जैसे यूनेस्को, ताजमहल। अब कौन सी चीज़ हेरिटेज के अंदर शामिल की जाती है? वो कल्चरल रहना चाहिए या तो नेचुरल रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें हेरिटेज से रिलेटेड हो गई। रेस्टोरेंट के अंदर यानी देखो एक ही चीज़ का मल्टीपल नाम हम लोग नहीं लिखेंगे। सपोज ये यूनिवर्स है तो आप मार्स, जुपिटर, वीनस, प्लूटो ऐसा नहीं लिखेंगे, अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग फील्ड के बारे में लिखेंगे। रेस्टोरेंट, अब रेस्टोरेंट के अंदर पुलाव, बिरयानी, टिक्का, मुर्गी फ्राई ऐसा 4 चीज़ नहीं लिखेंगे, इससे रिलेटेड अलग अलग चीज़ें लिखेंगे। सपोज वेटर, शेफ, मेन्यू, डिशेस। नेक्स्ट इज म्यूज़िक। म्यूज़िक से रिलेटेड क्या क्या चीज़ रहेगी? सिंगर, सॉन्ग, लिरिक्स एंड कॉन्सर्ट। नेक्स्ट इज स्कूल। स्कूल से क्या क्या चीज़ रिलेटेड है? ऑफिस, टीचर, स्टूडेंट एंड फीस। नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है किसी ग्रुप का नाम। तो चंद नाम है जिसको हम लोग याद रख सकते हैं। सपोज पीपल, क्राउड, चिल्ड्रन, आर्मी। ये चारों नाम दिख तो रहे हैं सिंगुलर, लेकिन ये किसी न किसी ग्रुप का नाम है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट इज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है कि अल्फ़ाबेट में जो वर्ड सबसे पहले आते हैं यहाँ पर भी वो उसी सीक्वेंस में एक के बाद एक रहेंगे। सपोज ये चारों वर्ड सी 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 से शुरू हो रहे हैं, फिर सेकेंड वर्ड देखेंगे सबके अंदर ओ है, फिर अब उसके बाद थर्ड नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पे यू है, यहाँ पे एन है। तो यू पहले आता है कि एन पहले आता है? एन पहले आता है। अब ये दोनों में एन है लेकिन यहाँ पर एम है, तो एम पहले आता है कि एन पहले आता है? सबसे पहले एम आता है, तो ये सबसे पहला नंबर इसका आ गया। फिर उसके बाद ये यू तो सबसे लास्ट में है इसलिए इसको 4 नंबर दे दिए। अब बचे ये दोनों, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है? यहाँ पर एन है, यहाँ पर एन है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है। नेक्स्ट इज यहाँ पे आर है, यहाँ पे ई है। तो आर पहले आता है कि ई पहले आता है? ई पहले आता है, इसलिए हम लोग इसको देंगे नंबर 2 और इसको नंबर 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नेक्स्ट इज यहाँ पे यू एन है, यू एन, यू एन, अब यू एल। तो एल पहले आता है कि एन पहले आता है? एल एम एन, तो सबसे पहले एल आता है इनमें, इसलिए नंबर 1 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आई है, यहाँ पे डी है। आई पहले आता है कि डी पहले आता है? डी, इसलिए नंबर 2 हो गया। अब ये दोनों में से 3 और 4 को डिसाइड करेंगे।
यहाँ पर I के बाद M है, यहाँ पे I के बाद V है, तो पहले V आता है कि M आता है? सो इट विल बी नंबर 3 एंड दिस विल बी नंबर 4. एंशियंट ए. यहाँ पे U अपने को दिख गया, सबसे लास्ट में आता है U, इसलिए नंबर 4 हो गया. अब ये तीनों में से डिसाइड करना है. D सबसे पहले आता है, N से पहले आता है, N से पहले आता है, तो ये नंबर 1 हो गया. फर्स्ट एंड फोर्थ हो चुके हैं. सेकेंड और थर्ड डिसाइड करना है. यहाँ पे C है, यहाँ पे भी C है. अब यहाँ पे I है, यहाँ पे E है, तो कौन आएगा पहले? दिस विल बी सेकेंड, दिस विल बी थर्ड. हिडन वर्ड्स का मतलब है कि जो वर्ड दिया हुआ है इसके अंदर जितने भी लेटर्स हैं उन लेटर्स का यूज करके हम लोगों को मल्टीपल वर्ड्स बनाने हैं, लेकिन एक वर्ड कम से कम 4 लेटर का रहना चाहिए. ऑर्नामेंटेशन, इसके अंदर कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं? एक ये हो गया नेम, एक हो गया नेशन, ये टी को हटा के, एक हो गया ऑर्नामेंट, 3 हो गया MEAN, मीन हो गया. ये 4 वर्ड्स यहाँ पे हो गए. रिवर्बरेटेड, इसके अंदर RATE एक हो गया, एक रिवर्ब हो गया, 2 हो गए. उसके बाद BEAT हो गया और एक BEAR बियर हो गया. 4 वर्ड्स हो गए. प्रोक्लेमेशन, इसके अंदर RATION राशन, फिर उसके बाद MAIN मेन, उसके बाद LO लोशन एंड थर्ड इज LOAN लोन. 4 वर्ड्स हो गए. नेक्स्ट इज परसिवियरेंस, तो इसके अंदर एक तो सीवियर हो गया, सीवियर, उसके बाद CREEP क्रीप हो गया, PEER पियर हो गया एंड SEEN 3 हो गया. नेक्स्ट इज एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड के अंदर एक तो एग्जॉस्ट हो गया, फिर उसके बाद एक हो गया हीट, उसके बाद एक हो गया शीट, उसके बाद हो गया सीट. नेक्स्ट इज हेरिटेज, इसमें हीट, रेट, हेट एंड राइट. ग्रेटफुल, एक हो गया रेट, फिर उसके बाद ग्रेट, फिर उसके बाद GEAR गेर, उसके बाद FEAR फियर. नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लेंडिंग वर्ड. ब्लेंडिंग वर्ड्स में 2 वर्ड दिए रहेंगे. अब ये पहले वर्ड का कुछ पार्ट दूसरे वर्ड का कुछ पार्ट मिलाकर एक नया वर्ड बनाना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे बायो और यहाँ पे पिक, तो बायो पिक हो गया. नेक्स्ट कैम और कॉर्डर, तो कैम कॉर्डर हो गया. नेक्स्ट इज ब्रेकफास्ट और यहाँ का लंच, तो BR यहाँ का और UNCH ब्रंच हो गया. नेक्स्ट SMO यहाँ का और G यहाँ का, दैट विल बी स्मॉग. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. कॉलोकेशन, एक होता है कंपाउंड वर्ड्स, लेकिन ये कंपाउंड वर्ड्स नहीं है, कॉलोकेशन है. कंपाउंड वर्ड्स का मतलब होता है 2 ऐसे वर्ड जो रहते तो अलग अलग हैं, लेकिन जब साथ में मिल जाते हैं तो किसी एक चीज का नाम हो जाता है. जैसे बटर और फ्लाई दोनों अलग अलग है, लेकिन जब साथ में मिल गए तो बटरफ्लाई एक ही चीज का नाम हो गया. लेकिन ये ऐसा नहीं रहता है. कॉलोकेशन का मतलब होता है ये दोनों वर्ड अलग ही अलग रहते हैं, लेकिन अक्सर साथ में इस्तेमाल किए जाते हैं. जैसे यहाँ पे टाइम है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिए लेस टाइम, तो लेस टाइम किसी एक चीज का नाम तो नहीं बन गया, लेकिन दोनों अक्सर साथ में इस्तेमाल किए जा सकते हैं. इम्पोर्टेंट के लिए हम लोगों ने लिखा मोस्ट इम्पोर्टेंट. टिकट, टिकट काउंटर, टिकट इज डिफरेंट थिंग, काउंटर इज डिफरेंट थिंग, लेकिन अक्सर साथ में इस्तेमाल किए जा सकते हैं. पास्ट पार्टिसिपल, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा रहता है कि ऐसा पास्ट पार्टिसिपल बताइए जिसका लास्ट लेटर डबल हो जाए, या ऐसा प्रेजेंट पार्टिसिपल बताइए कि जिसका लास्ट लेटर डबल हो जाए. तो लास्ट लेटर उसका एक्चुअल वर्ड जो रहता है विदाउट एनी चेंजेस के, उसकी बात होती है, चेंज हो जाने के बाद नहीं. जैसे यहाँ पर कौन सा वर्ड ऐसा हो सकता है जिसका जब पास्ट पार्टिसिपल बनाया जाए V3 बनाया जाए
तो उसका जो लास्ट लेटर है, लास्ट लेटर यानी ये टी पी एन बी टी, इसमें से कौन से वर्ड्स ऐसे हैं कि जब उनका पास्ट पार्टिसिपल बनाया जाएगा तो उसका लास्ट लेटर डबल हो जाएगा? एक्ट का होगा नहीं, स्टॉप का डबल पी ई डी हो जाएगा, बर्न का नहीं होगा, रॉब का डबल बी ई डी हो जाएगा, और हट का नहीं होगा। यानी दो वर्ड मिले, एक स्टॉप और एक रॉब। रूट वर्ड्स, इसके क्वेश्चन में वर्ड्स दिए रहेंगे जिसमें सफिक्स या प्रीफिक्स या उसका फॉर्म चेंज रहेगा, उसका हमको रूट वर्ड यानी एक्चुअल वर्ड जो रहेगा वो हमको बताना पड़ेगा। जैसे रिलेशनशिप के अंदर रिलेशन, ये सफिक्स को हटा देंगे, यहाँ पे अटेंशन के अंदर ये सफिक्स को हटाकर यहाँ पे डी लगा देंगे, अटेंड हो जाएगा। और फीबली के अंदर इसका एक्चुअल वर्ड रूट वर्ड फीबल लिखेंगे। रीअरेंज लेटर्स, अब ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, दिखने में तो इंटरेस्टिंग है लेकिन अगर समझ में नहीं आएगा तो इस एक मार्क के लिए कितना ज़्यादा वक्त लगेगा। इसलिए जितने भी ऐसे वर्ड्स की एक्सरसाइज हमारे पास होगी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि ये अक्सर रिपीटेडली ही पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ बन सकती है, लेकिन अगर हम लोग ये क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो इसका ध्यान रखना कि जो हम लोग न्यू वर्ड्स बनाएंगे उसका नंबर ऑफ लेटर्स इससे टैली करके देख लेना, ताकि एक कंफर्म हो जाए कि हम लोगों ने सही बनाया है कि नहीं। इसका क्या बनेगा अर्लियर, इसका क्या बनेगा गेस करो, एनीवन, और इसका क्या बन सकता है अंडरटेकन। नेक्स्ट होमोफोन्स, ग्रेट, न्यू, पीस, सिंस। होमोफोन्स का मतलब होता है कि इनकी स्पेलिंग तो अलग रहती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है। तो ग्रेट का क्या हो जाएगा ग्रेट, न्यू का न्यू, पीस का पीस, और सिंस का सिंस। नेक्स्ट इज सेंटेंस फ्रेमिंग। कभी सेंटेंस फ्रेम करने के लिए हम लोगों को कोई फ्रेज दिया जाएगा और कभी कोई एक ऐसा वर्ड दिया जाएगा जिसके डबल मीनिंग होते हो, और दो सेंटेंस बनाने के लिए कहा जाएगा इस तरीके से कि उन दोनों सेंटेंस के जरिए से उस एक वर्ड का दो अलग अलग मीनिंग जाहिर हो जाए, पता चल जाए। और कभी ऐसा रहेगा कि वर्ड एक ही रहेगा, जैसे रीच, और दो सेंटेंस बनाने के लिए कहा गया एक सेंटेंस में रीच को यूज करना है वर्ब की तरह और एक सेंटेंस में नाउन की तरह, तो उसके भी क्वेश्चंस इंशाल्लाह आगे आएंगे। लेकिन ये जो फ्रेजेस वाले सेंटेंस होते हैं इसके लिए हमको स्टडी करनी पड़ेगी, यानी जो फ्रेजेस हैं वो हमको पता रहना चाहिए कि इस फ्रेज का मतलब क्या है। हमारे करीब की एक स्कूल की टीचर ने अपने बच्चों को ये सिखा दी, जो कि बिल्कुल गलत है, कि जब भी कोई फ्रेज का सेंटेंस बनाने आए तो उसके अंदर आप यूँ लिख देना कि आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस फ्रेज, और उस फ्रेज क्या वो फ्रेज है वो लिख देना। ये सरासर गलत है दोस्तों, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्रेज का जब सेंटेंस बनाने के लिए दिया जा रहा है तो उसका मकसद ही ये है कि ये पता लगाया जाए कि बच्चे को इस फ्रेज का मतलब मालूम है कि नहीं मालूम है। और अगर हम लोग लिख देंगे जैसे बाय फिट्स एंड स्टार्ट, आई हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय फिट्स एंड स्टार्ट, अब सेंटेंस तो पूरा हो गया लेकिन मकसद पूरा नहीं हुआ, इसलिए मार्क्स बिल्कुल मिलेगा नहीं। सेंटेंस हम लोगों को मीनिंगफुल बनाना पड़ेगा। तो जो सेंटेंसेस हैं इसको हम लोग पढ़ लें अच्छे से, इसको अच्छे से रिवाइज कर लें। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, हिज प्रिपरेशन फॉर द एग्जाम प्रोग्रेस बाय फिट्स एंड स्टार्ट। A man of few words, the manager was a man of few words, but his actions spoke volumes. To get out of, she tried to get out of the meeting by pretending to be sick. To look into, the principal promised to look into the matter thoroughly. In search of, they traveled to the Himalayas in search of peace and solitude. To look forward, I look forward to meeting you at the conference next week. A little later, the bus arrived a little later than expected due to traffic. Take part in. She was excited to take part in the dance competition. Early in the year they planned a trip to Europe. अभी जो चीज़ मैं बता रहा था वो क्वेश्चन आ गए। जैसे ट्रेन क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो सेंटेंस बनाने हैं, दोनों का मीनिंग हम लोगों को डिफरेंट शो करना है। जैसे यहाँ पे द ट्रेन अराइव एट द स्टेशन एग्जैक्टली ऑन टाइम, ही ट्रेन हार्ड टू कम्पीट इन द मैराथन। थ्रू होमोफोन्स, टू सेंटेंस बनाना है। कभी ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि रेस्ट और रूटीन दो वर्ड्स दिए हैं, इन दोनों का यूज करना है एक ही सेंटेंस में। आफ्टर अ बिजी रूटीन शी नीडेड सम रेस्ट,
टू रिचार्ज हर एनर्जी। ऑनर, अब ये सेंटेंस ऐसा है कि एक ही वर्ड है लेकिन दो सेंटेंस बनाना है। एक में सेम चीज को यूज करना है नाउन बनाकर और दूसरे में वर्ब बनाकर। रिसीविंग द अवार्ड वाज अ ग्रेट ऑनर, दिस इज नाउन फॉर हर। एंड वर्ब कैसे रहेगा? द यूनिवर्सिटी डिसाइडेड टू ऑनर। टी ओ टू के बाद अगर हम लोग उसको यूज करेंगे तो वो वर्ब बन जाएगा। और उसकी एक दूसरी ट्रिक ये भी है कि जब नाउन बनाना हो तो गिवन वर्ड से पहले द लगा दीजिए, और जब वर्ब बनाना हो तो गिवन वर्ड से पहले दे लगाकर सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे। सपोज द ऑनर वाज गिवन टू ऑल द सोल्जर्स ऑन द इंडिपेंडेंस डे, और दे ऑनर एवरी सोल्जर ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो गिवन वर्ड से पहले अगर द लग जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली नाउन बन जाएगा, और उसके पहले अगर दे लग जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली वर्ब बनना ही बनना है। नेक्स्ट, वॉच। ही बॉट अ न्यू वॉच, नाउन बन गया। द चिल्ड्रन लव टू वॉच। टी और टू के बाद भी जो गिवन वर्ड हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो वो भी वर्ब बन जाएगा। एंग्री, रेस्क्यू, ये दोनों वर्ड एक ही सेंटेंस में बनाना है। द फायर फाइटर वॉज एंग्री व्हेन पीपल इग्नोर्ड सेफ्टी रूल्स आफ्टर ही रिस्क हिज लाइफ टू रेस्क्यू देम। यहाँ पर कुछ और वर्ड्स दिए हुए हैं जिसके दो सेंटेंस बनाने हैं, एक में नाउन की तरह और एक में वर्ब की तरह। तो इसको हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ लें ताकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस अटेंड करना आसान हो जाए। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारी टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाअल्लाह बाकी की टॉपिक्स को आइंदा की वीडियोस के अंदर अपलोड कर दिया जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।